हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये सेशन कंटिन्यूशन में जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जेन्यू सीबीबी 2016 फ्रॉम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, जिसका इस वीडियो का लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और इस वीडियो के आई सिंबल में भी आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो आज का सेकंड सेशन है या सेकंड वीडियो कह सकते हैं, जिसमें मैं पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर भी सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा। तो चलिए डायरेक्टली मूव कर जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 100 से बायोलॉजिकल साइंस स्टार्ट हो रहा पार्ट बी में, तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स कंटेन्स नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन। नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन कौन होते हैं? जो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इनको नॉन ट्रांजिशन कहेंगे। ट्रांजिशन वाले कौन से होते हैं? तो ये आपको मालूम होगा, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। हीमोसाइनिन में आयरन प्रेजेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। हीमोग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है। विटामिन में भी कॉम्प्लेक्स आयरन या आयरन कॉपर सल्फर क्लस्टर होंगे। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, तो आंसर होगा इसका बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 101. The PCR reaction that contains 30 cycle will produce approximately how many PCR product from a single template? तो एक सिंगल टेम्पलेट है, यहाँ पर अगर 30 राउंड ऑफ PCR होगा तो टोटल नंबर ऑफ DNA कितने बनेंगे? तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, 2 टू द पावर, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फेज में एम्पलीफिकेशन होता है, 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2, फिर 2 से 4। तो इस तरीके से जो इंक्रीज होता है 2 टू द पावर n हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ n नॉट इज इक्वल टू एन टी। तो नंबर ऑफ टेम्पलेट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ टेम्पलेट इंटू 2 टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल जो है 30। तो यहाँ पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? 2 टू द पावर 30 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर 30 साइकिल है और नंबर ऑफ टेम्पलेट 1 है, तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पे इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, इस तरीके से 30। व्हेन बेसेस आर सेम पावर कैन बी एडेड, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो जाएगा। 2 टू द पावर 10 का वैल्यू होता है 1024, ये आपको याद रखना है, ये कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 टू द पावर 3 ले सकते हैं। 1024 को 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कितना होगा? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो कितना होगा? 10 टू द पावर 9, यानी 1 बिलियन। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन। आंसर विल बी डी। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिस ऑफ 5 क्लासेस ऑफ आईजी मॉलिक्यूल इज। आईजी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, वो होते हैं ए, ई, जी, एम एंड डी। ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कांस्टेंट रीजन के ऊपर, जो कि एन टर्मिनस इस तरफ है, सी टर्मिनस इस तरफ है। तो सी टर्मिनस के बेसिस पे ये इनको कैटेगरी किया गया है। जैसे ए में कौन सा होंगे? सी टर्मिनस, हेवी चेन के सी टर्मिनस का नाम क्या होगा इनका? ए अल्फा। ठीक है, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं। यहाँ ए में क्या होगा? अल्फा। ई में क्या होता है? ईटा। जी में क्या होता है? गामा। और उसके बाद एम में क्या होता है? म्यू। डी में क्या होता है? डेल्टा। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे डिपेंड करता है? स्ट्रक्चर डिफरेंस इन कार्बोक्सिल टर्मिनल पोर्शन ऑफ हेवी चेन। आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ओके,
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होते हैं, एक प्लांट है उनके टच से, ठीक है, पार्थेनियम उनको प्लांट को बोलते हैं, ये वीड है, उनके स्किन पे टच करने से कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं दिस एलर्जेंस की वजह से। तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, plasmid of which of the following bacteria has been widely used for effective vector for a specific gene transfer in the plant। ये तो बहुत कॉमन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिश यूज़ करते हैं, ये बैक्टीरिया है और इसमें टी आई प्लाज्मिड होता है जो इन्फेक्ट, और इसमें जो पोर्शन ट्रांसफ़र होते हैं प्लांट में उनको टी डीएनए बोलते हैं। बस यही 3 क्वेश्चन बेसिकली आता है। टी डीएनए कहाँ है, टी आई प्लाज्मिड क्या होता है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आंसर होगा ए। Moving to next question, eukaryotic protein coding gene differ from the prokaryotic counterpart in that only eukaryotic gene, okay, तो eukaryotic और prokaryotic gene में क्या डिफरेंस है, आर प्रेजेंट ओनली सिंगल कॉपी, दोनों में प्रेजेंट होता है, जीनोमिक डीएनए 1 कॉपी प्रेजेंट होते हैं, कंटेंस इंट्रॉन, या दिस इज द मेजर डिफरेंस। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग रीज़न, क्योंकि यूकैरियोटिक के जीनोम साइज़ बहुत बड़ा होता है और उनमें कुछ पोर्शंस होते हैं जिनको हम लोग इंट्रॉन या एक्सॉन कहते हैं। तो इंट्रॉन होता है और एक्सॉन होते हैं, तो अल्टरनेट होते हैं, तो ये क्या है, नॉन कोडिंग रीज़न। और एक्चुअली इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट है, एमआरएनए के, मैच्योर प्रोटीन के या प्रोटीन के, वो प्रेजेंट है एक्सॉन में, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन। तो एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इंट्रॉन नहीं होता, तो आंसर होगा बी। बाकी प्रमोटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए दोनों में होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेड होते हैं जो किसी भी सरफेस से, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रोब्स फ्रॉम द इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट, कोई भी इन एनिमेट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, इन एनिमेट्स उनसे रिमूव करने के माइक्रोब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट, आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड इन, ओके, न्यूक्लियोसोम्स क्या है, यूकैरियोटिक केस में होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ये रैप होते हैं, डीएनए रैप हो जाते हैं किसके अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, तो दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स, ये न्यूक्लियोसोम्स है। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ये यूकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो यूकैरियोट्स में कौन से आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल, तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिव फंगस है, ये आएंगे। बाकी क्या है, ये बैक्टीरिया इसमें नहीं होगा, तो ये वायरस में नहीं होगा, ये रिकेट्सिया, फिर बैक्टीरिया है, तो इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइंड ऑफ कोवेलेंट मॉडिफिकेशन दैट अकर ऑन बोथ हिस्टोन एंड डीएनए। डीएनए और हिस्टोन में, जैसे अभी जस्ट बताया कि इनके सराउंडिंग में हिस्टोन रैप होते हैं, ये प्रोटीन है, हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स, कंजर्व प्रोटीन्स। इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, कौन सा मॉडिफिकेशन, मिथाइलेशन। और मिथाइलेशन होने से क्या होते हैं कि ये वाले पोर्शन हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर जाते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो इनएक्टिव जीन होते हैं, इनएक्टिव जीन, ये क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये हाईली कंडेंस होते हैं, तो इनके लिए उनके ऊपर क्या किया जाता है, CH3 मिथाइलेशन कर दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो जाए, तो इनएक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यूकैरियोटिक में तो CG जो होता है आइलैंड, इनको बोलते हैं CG आइलैंड। CG आइलैंड में C के ऊपर में क्या होता है, मिथाइलेशन, तो यहाँ पर मिथाइलेशन DNA में भी होता है और प्रोटीन में भी होता है, तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द DNA replication, each daughter DNA molecule contains one parental strand and one newly synthesized strand।
दिस इज मेसल्सन एंड एस्थालस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका लिंक आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है, या मेरे यूट्यूब चैनल में भी इसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब कि अगर एक डीएनए है तो आफ्टर रेप्लिकेशन इसके पेरेंटल, एक स्ट्रैंड पेरेंटल टाइप और एक न्यूली सिंथेसाइज, तो इनको हम लोग से बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। हाफ कंजर्व, हाफ न्यूली सिंथेसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 बोल रहा है H1N1 strain of influenza A virus emerges in Mexico and quickly spread worldwide over the next several months. More than 18,000 people died from the pandemic. This virus has genetic component of swine influenza virus, avian virus and human influenza virus. The genetic process by which this pandemic strain of influenza A emerges as. Okay, एक वायरस है, नोवेल वायरस बोल सकते हैं, नोवेल वायरस। और इस वायरस में जो जीन इनके, ये 3 कंपोनेंट से, 3 अलग वायरस से बने हुए हैं। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है और एवियन वायरस है। ये तीनों के जीनोमिक डीएनए के कुछ कुछ पोर्शन, जैसे इनके कुछ पोर्शन रेड वाले हैं, इनके कुछ पोर्शन यहाँ पर ब्लू कलर का है और इनके कुछ पोर्शन इस तरह के, और ये सब कंबाइन करके एक फाइनली इस तरह का इन्होंने बनाया। तो ये जीनोमिक डीएनए इस नोवेल वायरस का। तो ये कैसे हुआ? सबको अटैच कराया गया, यानी जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हुआ है। आंसर होगा सी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।